नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। हम 2024 के प्रश्न जो 2024 के प्रश्न पत्र के प्रश्न हैं वो हम ले रहे हैं और 2025 के हम ख़त्म कर चुके हैं। जो लोग अभी नए पहली बार देख रहे हैं वो 2025 का प्रश्न पत्र भी हल देख सकते हैं। हम 2025 फिर 2024 फिर 2023 फिर 22 फिर 21 20 ऐसे करके लेंगे। लगभग 5 से 10 साल के बीच में जितना मुझे समय मिलेगा मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको बताऊँगा। तो मैं यही बताऊँगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये शुरुआती दौर में भी आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर पुराने प्रश्न पत्र लगा लिए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरीके के प्रश्न आते हैं, ये सब आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे कि हमारे संविधान में जो उद्देशिका है कि उसके अनुसार जब संविधान बोलता है ना या सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो उद्देशिका है वो उसके अनुसार संविधान चलना चाहिए, उसमें उद्देश्य लिखे हैं, प्रस्तावना जिसको बोलती हूँ। तो मैं यही एमपीपीएससी में बोलता हूँ कि एमपीपीएससी के लिए आपको जो मार्गदर्शिका है वो आपके पुराने क्वेश्चन पेपर और सिलेबस है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैं लालटेन एकेडमी वालों से एक अनुरोध करूंगा, डायरेक्टर साहब आप क्या करें कि आपका जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी पीडीएफ भी अवेलेबल करा दें, जिससे कि समय जाया ना हो लोगों का या स्टूडेंट्स का, और आप भी कुछ प्रैक्टिस सेट बनाना शुरू कर दें। मेरी हेल्प लगे तो मुझे बता दें, क्योंकि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहूँगा। मोस्टली मैं वीडियो ये इसलिए बनाता हूँ कि चूँकि मेरे एरिया के, मेरे गांव के, मेरे स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय के कुछ जो स्टूडेंट हैं वो भी तैयारी करते हैं, जिनको गाइडेंस में कहीं कमी हो जाती है, तो उनके लिए मैं हमेशा रहता हूँ। चूँकि फिजिकल रूप से एक एक हर बार किसी से मिल के नहीं बता सकता, इसलिए मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चुना है। तो मैं इस पे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जो लोग डायरेक्ट जानते हैं मुझे वो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर जिनके पास है वो फ़ोन पे पूछ सकते हैं, जिनके पास नंबर नहीं है, जो नए लोग हैं वो इन पे लालटेन एकेडमी वालों से संपर्क करके भी मुझसे मिल सकते हैं, मेरा डिटेल ले सकते हैं। आइए हम प्रश्न लेते हैं। 26वां प्रश्न लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? ठीक, मेरी वही शैली है कि आप चारों ऑप्शन को एक बार अच्छे से देख लें, चारों ऑप्शन की, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो चारों ऑप्शन के बारे में पढ़ लें, समझ लें। इन चार ऑप्शन में से कब अगला प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आ जाएगा हमको नहीं पता है, मैं लेकिन ये डेफिनेटली बोलता हूं कि इनमें से आता है। ठीक, तो हम इसका आंसर देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक और परंपरा कलाओं में महिलाओं के लिए लिखा है। ये शब्द आपको इंपोर्टेंट है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि महिलाओं के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है। ठीक, तो देवी अहिल्या पुरस्कार है, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा क्या डिटेल में भी पढ़ लें। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? एक तो ऑप्शन पढ़ना है, इसमें कितनी राशि दी जाती है ये और ऐड कर लेना। राशि कितनी दी जाती है? संभवतः 2 लाख, जहां तक मैंने पढ़ा था। बढ़ गई हो तो आप ऐड कर लें। कब से शुरू हुआ था ये आप देख लें। किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके आंसर में लिखा है, आपके प्रश्न में लिखा है। ठीक है, तो 1996 में ये शुरू हुआ, 97 या 6 में। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहली बार किसको मिला था ये भी पूछा जाता है। तो सबसे पहली बार जिसको मिला था वो बहुत इंपॉर्टेंट महिला है, तीजन बाई, लोक गायन, इनके बारे में भी प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो इनके बारे में भी अगर प्रश्न बनते हैं तो इसका मतलब है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राशि इंपॉर्टेंट है, पूरा पुरस्कार इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं अपन। बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? बिरहा, आप लोगों ने वो गाना सुना, बिरहा की अग्नि में जलती तपती है? बिरहा का मतलब समझो पहले तो, विरह से बना है ये। विरह मतलब होता है जब कोई प्रेमी अपनी प्रेसी या प्रेसी अपनी प्रेमी से दूर होती है तो उसको विरह बोलते हैं, मतलब वो दुख होता है। ठीक, तो विरह किस आदिवासी जनजाति, आप अपना आंसर लगा लीजिए। अगर इसमें क्षेत्र होता तो ये सबसे इजी प्रश्न बनता। बघेलखंड में ये गाया जाता है, विदेशिया, बिरहा, ये सब गाए जाती हैं। ठीक,
अब जनजाति पूछ लिया है तो थोड़ा सा मुझे भी टिपिकल लग रहा है, क्योंकि बघेलखंड में ये भी निवास करते हैं, ये भी निवास करते हैं, ठीक। अब एमपीपीएससी ने क्या माना है, एमपीपीएससी ने सहरिया, ये डाउट में है, आप लोग देख लेना कि इसका क्या आंसर दिया है। मेरे उसमें क्या है 27 का, एमपीपीएससी ने गोंड माना है इसका, सॉरी इन्होंने गलत लिख दिया यार, एमपीपीएससी ने क्या माना है इसका, गोंड ये माना है, ठीक। और बघेलखंड में ये दोनों रहते हैं, इस संभावना मुझे इसकी लग रही है, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं, इसको आप लोग भी खोज लेना, मैं भी प्रयास करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसकी सफाई दे दूंगा। भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन में सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है, ठीक। तो ये एमपीपीएससी ने प्रश्न को हटा दिया है, किंतु इसका आंसर ये है, ठीक। आप इन चारों ऑप्शन में भी वही सेम रणनीति के तहत आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। ये हमने पिछले 2025 का पेपर डिस्कस किया था, उसमें कर लिया है, ये भी डिस्कस कर लिया है, ये 2 बचे हैं तो आपको 2 ही करना है। आप समझ लो कितनी सिंपल स्टडी बनती जाएगी कि हम धीरे धीरे जब पुराने पेपर क्वेश्चन पेपर पढ़ते जाएंगे तो आखिरी में 40 प्रश्न बचेंगे कि जिनको आपको पढ़ना है, बाकी के सब आपको लगेगा कि ये पहले हम पढ़ चुके हैं, यानी कि पहले पूछे जा चुके हैं। तो सीधी संभावना बनती है 60% से लेकर 70, नहीं तो आप 60% ही मान लो, इतने परसेंट रिपीट होते हैं। अब 20% कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाए। टक्कर वापा दिया है, ये तो हटा ही दिया है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किन के नाम से चल रही है, ठीक है। तो ये भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के नाम से एक योजना चल रही है, ठीक है। एमपीपीएससी ने इसके 2 आंसर माने हैं, टांटिया भील दिया है, पर एमपीपीएससी ने इसके क्या, ये आर्थिक कल्याण योजना है भाई, और जो बिरसा मुंडा के नाम पे चल रही है वो कौन सी है, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। तो उसमें स्वयं में ही स्वरोजगार लिखा है, पर इसके एमपीपीएससी ने 2 आंसर माने। ऐसा होता है कई बार, एमपीपीएससी कुछ क्वेश्चंस को हटाती है, किसी के 2 आंसर मानती है, किसी का कुछ, ऐसे चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या। अब देखो सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि जो वन्या प्रकाशन है वो कौन सा विभाग जारी करता है, तो जनजातीय कार्य विभाग, ठीक है। इसमें क्या होता है, जागरूकता, जनजातियों की योजना की जानकारी होती है उनको जागरूक करने के लिए, ठीक। दूसरा क्या है कि वन्या का मतलब वन से बना है, वन मतलब ये जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, संवर्धन और कल्याणकारी जो योजना है उनके लिए ये प्रकाशन है, इसको आप देख सकते हो, आपको गूगल पे मिल जाएगा ये, ठीक है। अब ये 1980 को 25 मार्च को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, डेट शायद पूछेंगे तो 25 मार्च पूछी जा सकती है, ठीक। इन्होंने क्या दिया है, जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश वन्या प्रकाशन के 80 में 25 मार्च, इसमें भी आप ऐड कर सकते हो। वन्या देखो कई बार आपको तुक्का लगाना है, तो वन्या मतलब वन मतलब जनजाति। वैधानिक, ये मैंने पिछली बार बोला था ना कि रिजर्व, आप आरआर पढ़ लो, है ना, आप एसएलआर पढ़ लो, ये भी बोला होगा मैंने। अब बैंक रेट पढ़ लो, ये भी बोला था मैंने। आरआरबी मौद्रिक नीति बताई थी ना पिछले में, मौद्रिक नीति से संबंधित एक प्रश्न आया था, मौद्रिक नीति से संबंधित, तो उसमें मैंने बताया था कि एसएलआर पढ़ लो, आरआर पढ़ लो, है ना, आरआरआर पढ़ लो, बीआर पढ़ लो, बैंक रेट पढ़ लो, ये सब चीजें पढ़नी चाहिए। आरबीआई की मौद्रिक नीति के तहत जो आती है वो पढ़ लो। अब अपन 2007 में संशोधित किया था, उससे पहले क्या था, 25 होना चाहिए इसका, तो 25% था पहले, ठीक। इसमें क्या कर दिया था, 0 से 40% तक हो सकता है, ऐसा 2007 के इसमें इन्होंने सुधार में कर दिया था। 2007 में संशोधित किया गया था ना इसे भारत सरकार ने, तो ये कर दिया गया है। वर्तमान पूछ सकता है इसका, वर्तमान में भाई कितनी है, तो आपको ये हर 3 महीने जब भी रिपोर्ट आती है तो उसमें पढ़ना चाहिए। तो आपको जो मौद्रिक नीति के तहत जितनी रेट होती है वो आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बाह्य कितना था, बढ़िया प्रश्न है, ये रिपोर्ट आती है त्रैमासिक, उसमें ये आता है, ठीक है। तो ये आपका करंट से प्रश्न है कि मतलब कि टोटल हमारी जो जीडीपी थी, टोटल भारत की, टोटल राष्ट्र की जो इनकम थी
उसमें बाहरी ऋण कितना है वो ये पूछ रहा है। तो ये 18% के समथिंग कितना है, 18.6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें राजकोषीय घाटा वगैरह सब आप ये सब पढ़ लेना। ठीक, अब है आपका वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित है। ये टफ प्रश्न है, एक्चुअल में टफ है, मेरे लिए टफ है, आप लोगों ने पढ़ा हो तो नहीं पता। 1% से कम है, दिया है 1% से कम। बहुत संभावना है, मतलब अभी मध्य प्रदेश में उद्योगों की बहुत संभावना है। नेक्स्ट अपन आते हैं तो पहला G20 शिखर सम्मेलन। अब ये देखो ये क्यों पूछा होगा भाई साहब, करंट से संबंधित है, पूछ के लिया इसने, करंट की हिस्ट्री पूछ ली। ठीक है, तो करंट की हिस्ट्री क्या हो गई, ये वॉशिंगटन डीसी पहला हो गया, क्योंकि इंडिया में हुआ था 2023 में, तो ये इसलिए पूछा गया। इंडिया में कहाँ हुआ था तो वो भी आपको पता होना चाहिए, प्रगति मैदान में हुआ था, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ये आपका G20 सम्मेलन हुआ है। ठीक है, ये क्या है कि इसका वो बता दूं मैं, 2008 में आप उस समय की जब इकोनॉमी पढ़ोगे तो 2006-7-8 में एक वैश्विक वित्तीय संकट आया था। तो जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कंट्रीज हैं उन्होंने मिलके एक G20 संगठन बना के और 2008 में एक बैठक ली कि उससे कैसे निपटना है। तो वहां से एक G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत होती है। ये नवंबर 2008 में वॉशिंगटन डीसी यूएसए में ये हुआ। ठीक है, अब भारत में कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन अध्यक्ष, ये सब चीजें पढ़ लो। वर्तमान में लूला डी सिल्वा ब्राजील के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, तो आप ये भी देख लें। ठीक है, तो ये सारी चीज। अब देखो मैं कई बार तुक्का का नहीं बताता हूँ कि यार बहुत ज्यादा अगर हमको बिल्कुल नहीं पता है तो देखो लग रहा है ना तुक्का, वॉशिंगटन डीसी कोष्टक में लिख दिया उन्होंने लोग यूएसए। तो अगर मान लो कुछ पता नहीं होता और मेरी इस रणनीति को फॉलो होती तो कम से कम इस क्वेश्चन पे तो हम सक्सेस हो ही जाते। ठीक, अब हमारा उत्तर वॉशिंगटन डीसी खत्म हो गया। मध्य प्रदेश सरकार उन्नति, इस शब्द को पढ़ लेना, GIS परियोजना किस लिए है। अब यहां से हमको आंसर, GIS जिसने पढ़ा होगा वो इसको बिना जाने भी आंसर को सही कर सकता है। वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कृषि पूर्व सूचना आधारित निर्णय सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह, ये GIS है। और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए। ठीक, समझ गए, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं वो समझ गए होंगे कि कहां से भी इसको पकड़ा जा सकता है। और जिसने पढ़ के इसको आंसर पता है वो कृषि में बी आंसर है आपका। ठीक है, तो आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए इससे संबंधित, PM किसान पढ़ लो भाई, ई नाम पढ़ लो, डिजिटल कृषि मिशन पढ़ लो, किसान क्रेडिट कार्ड पढ़ लो, या किसानों से संबंधित अन्य योजनाएं वो भी पढ़ लो। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है। एक समग्र शिक्षा अभियान बना है, तो उससे पहले जो उसकी और योजनाएं थी वो कौन कौन सी इसमें आ गई हैं, तो ये भाई साहब आपका सी उत्तर है, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा अभियान। अब मान लो कि मुझे नहीं पता है, मैं आपको धीरे धीरे ट्रिक्स बताऊंगा कि आंसर पढ़ते जाओ, फिर नहीं आ रहा है तो कैसे क्या। जब हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं तो चीजें समझ में आने लगती। राष्ट्रीय कौशल विकास, समग्र शिक्षा अभियान किसका, स्कूली शिक्षा से संबंधित है। ये स्कूली शिक्षा के बाद, इवन कॉलेज की शिक्षा के बाद ही आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये क्या है, माध्यमिक शिक्षा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता संभावना हमको लग रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और सुकन्या समृद्धि योजना, इनके बारे में बाद में कभी पढ़ाऊंगा, मेरे विभाग की योजनाएं। ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, 50% आपने एलिमिनेट कर दी, दो में से एक कुछ हो सकता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा को बोलते हैं, शिक्षक TE, ये भी टीचर पढ़ाएगा तो वो है। नेक्स्ट हम आते हैं, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो ये जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं कि एक्चुअल में अभियान यहाँ चला था। ये कुछ कुछ चीजें कि हम कैसे थोड़ा सा हमको स्ट्रगल भी करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम
अनुमानों की स्थिर 2011-12 की कीमतों, देखना हम ये 11-12 कीमतों तुलना करने पर हमें पाते हैं कि क्या पाते हैं भाई साहब, कि राष्ट्रीय आय से मध्य प्रदेश की आय ज़्यादा है, या मध्य प्रदेश की आय से राष्ट्रीय आय ज़्यादा है, या दोनों बराबर हैं, क्या हैं, तो वो देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में अधिक है, इस शब्द को हमने लिया। मध्य प्रदेश तो पिछड़ा स्टेट है भाई साहब, तो ये तो हमारा लगभग गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है, पिछड़ा है तो कम होने की संभावना है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय के बराबर है, तुलना करना, दो हमने फिर हटा दिए, बराबर है नहीं, अधिक होने की संभावना है नहीं, तो आंसर ये होना चाहिए। आते हैं, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कम है, ठीक, ऐसे करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है जीआई टैग। मैंने उसमें बताया था कि एक जिला एक उत्पाद, जीआई टैग, ये सब हमको पढ़ना चाहिए। ये जीआई टैग का प्रश्न आ गया। थोड़ा बहुत अंतर रहता है, अगर हम पुराने 20 साल के पेपर पढ़ लेंगे तो हमारा आंसर निकल आए, ठीक है। अब ये क्या दे रहा है, चिन्नौर चावल, चिन्नौर चावल है, चिन्नौर चावल, यस, ये बहुत फेमस रहा है, चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला था। अब इससे क्या संभावना आती है कि मध्य प्रदेश में जितने भी जीआई टैग हैं, मध्य प्रदेश में जितने भी जीआई टैग हैं उनको हमको पढ़ लेना चाहिए भाई साहब, किस किस को जीआई टैग मिला है, कहाँ कहाँ मिला है, किस किस क्षेत्र में मिला है, तो इसको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। चिन्नौर चावल संभावना बालाघाट में होना चाहिए, आते हैं बालाघाट उत्तर है। चिन्नौर चावल का जीआई टैग प्राप्त है और यह मुख्य रूप से बालाघाट जिले में उत्पादित होती है, सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। अब वो यही पूछ लेगा कि भाई चिन्नौर चावल किस प्रदेश का है, मध्य प्रदेश। चिन्नौर चावल किस जिले का है, बालाघाट का। चिन्नौर चावल को जीआई टैग कब मिला, आपको यह बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, अन्य जीआई टैग उत्पल, चंदेरी साड़ी है, महेश्वरी बाग प्रिंट है, तो ये सब आप देख लें। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके अनूठे उत्पाद के साथ मिलाएं। यार ये थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, पर मैं आपको बना देता हूँ। ये प्रश्न बनाते समय थोड़ी सी मिस्टेक है। अशोकनगर, अशोकनगर पढ़ना है इसको, ठीक है। इसके आगे हम लिख देंगे केले, दूसरे नंबर पे खरगोन, इसके आगे इन्होंने लिख दो महेश्वरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी और टाइगर प्रिंट मतलब बाघ प्रिंट, ठीक है। अंग्रेजी का भूत चढ़ रहा है, टाइगर प्रिंट उसको लिख देते ना यार, ए पता नहीं इन्होंने कैसे लिखा है। और फिर क्या लिखा है इन्होंने, टाइगर प्रिंट बुरहानपुर में 2 नंबर पे, 1 नंबर पे बुरहानपुर लिखा है, बुरहानपुर 3, चंदेरी साड़ी लिखा है, ठीक है। 3 नंबर ऐसे करके चंदेरी साड़ी, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है, लिखना पड़ता है मुझे। 4 नंबर पे क्या नाम दिया है, मंदसौर, मंदसौर के आगे लहसुन लिखा है, तो लहसुन एक फसल है। मैं भाई चंदेरी, अशोकनगर चंदेरी कहाँ है, ढूंढो चंदेरी, तीसरे नंबर पे। तो 1 नंबर, तीसरे नंबर पे आएगा, ये सुमेलित कीजिए वाला प्रश्न है ये, ठीक है। तो अशोकनगर पे 3 नंबर कहाँ लिखा है, सबसे पहले ये की लिखा है लोग। और 2 नंबर क्या है, खरगोन महेश्वरी साड़ी, महेश्वर कहाँ है इसी समझ में आ जाता है, ठीक है। अब हम अगर लगाएंगे तो अशोकनगर चंदेरी साड़ी, खरगोन महेश्वरी, बुरहानपुर में केला होता है और मंदसौर में ये होता है। तो 2 आंसर से भी हम निकाल सकते थे इसको। ये वही है चंदेरी साड़ियाँ, ठीक, चंदेरी साड़ी जिसको चाहिए हो तो मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। महेश्वरी साड़ी के लिए मुझसे मत करना। खरगोन महेश्वरी साड़ी और टाइगर प्रिंट है, बुरहानपुर में केले ज्यादा होते हैं, मंदसौर में लहसुन ज्यादा होता है, ठीक है। चंदेरी साड़ी वाले कमेंट कर देना जिसको चाहिए हो। नेक्स्ट नीति आयोग की, अब ये देखो ये प्रश्न फिर रिपीट है। नीति आयोग अपन ने 2025 वाले में ही पढ़ा था कि नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स
20 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्य के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियां कौन कौन। ये प्रश्न रिपीट है, रिपीट है इन द सेंस है कि ये वाली रिपोर्ट से प्रश्न आ चुका है। ऐसा नहीं है कि रिपीट का मतलब मेरा ये नहीं रहता कि वही का वही प्रश्न आपके सामने रख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न रिपीट है और रिपीट का मतलब है कि ये इससे रिलेटेड पूछा जा चुका है। मेरे लिए रिपीट वो है कि जिस हिसाब से मैं प्रश्न पत्र लगाता हूं उस हिसाब से ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो इसमें देखो आकांक्षी, एक चीज और मैं नई ऐड करूंगा, क्योंकि जब प्रशासन में रहते हैं तो आकांक्षी ब्लॉक, ये प्रश्न आ जाएगा ना तो मजा आ जाएगा आप लोगों को। आकांक्षी जिले कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के, आकांक्षी ब्लॉक कौन कौन से, कितने ब्लॉक हैं, ठीक है, कितने जिले हैं, कितने भारत के जिले हैं, कितने मध्य प्रदेश के जिले हैं, ठीक है। इनके लिए अलग से फंड मिलता है। तो ये मैं बता चुका हूं यार, ये पूरा रिपीट प्रश्न है, इसको क्या ही समझाऊं, ठीक है। ये इसका आकांक्षी सबसे कम स्कोर होगा। आकांक्षी मतलब एस्पिरेंट, क्या होता है ना कि एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट मतलब हमको अभी जरूरत है, पर ये प्रदर्शक हो जाता है, इतना स्कोर ले लेगा तो इतने स्कोर में अग्रणी हो जाएगा। अग्रणी मतलब आगे वाले, अचीवर हो जाएंगे इतने स्कोर में कि अचीवर। इसका प्रश्न रिपीटेड बता दूं कि मध्य प्रदेश इसमें किस श्रेणी में आए, ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। तो आपसे ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, मध्य प्रदेश किस श्रेणी में। अब इसी से संबंधित 2025 में ये प्रश्न था, वो भी आपने बताया था मैंने आपको। तो ये है क्या आंसर है, बी, आकांक्षी इतना इतना, ठीक है। आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है, ये उसका है कंप्यूटर का। कंप्यूटर की अलग से भी एक वीडियो बनवाएंगे हम, कर्नल होगा इसका, ठीक है। हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है। आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। कौन सा हमला है, कंप्यूटर का प्रश्न है, ये रिपीट प्रश्न है। तो इसमें भी आपको क्या करना है कि चारों को पढ़ लेना है, तैयारी कर लें। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, मैं बार बार ये कहता हूं कि आप जो आपके प्रश्न है या जो आ चुके हैं, मोस्टली 60 से 70% प्रश्न रिपीट होते हैं, 60 से 70% रिपीट होते हैं। और आप उनमें भी अगर बहुत डीप में पढ़ोगे तो आप 70 प्लस स्कोर ला सकते हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूं, आप 20-25 साल के पेपर लगा के देख लीजिए, आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके 60 से 70 प्रश्न से और 75 प्रश्न तक आपके हल आसानी से हो जाएंगे। मतलब आपने 25-30 साल के प्रश्न लगा लिए तो आप 70% स्कोर और इससे प्लस स्कोर पा जाओगे, बिल्कुल, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और तुक्के भी उन्हीं के सही होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रश्न लगाते रहते हैं। फिर प्रैक्टिस सेट लगाओ। अब देखो इसमें ये प्रश्न आ चुका है, अब इनको आप चारों देख लेना क्या क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो कि स्पैमिंग क्या होती है कि अचानक अधिक मात्रा में अप्रासंगिक, अनचाहे, बहुत ज्यादा हमारे मेल पर, डीएम पर कहीं पे ज्यादा मैसेजेस आते हैं तो स्पैमिंग है, एकदम से स्पैम करते हैं। ये प्रश्न 2012-13 की पीएससी मिल जाएगा आपको, 1-2 साल आगे पीछे होगा। दूसरा वायरस साइनिंग क्या होती है, साइन आप जानते हैं, चिन्ह आपके सिस्टम में जब आपको लगने लगे कि कंप्यूटर में वायरस की जैसे धीमा चल रहा है कंप्यूटर, कोई फाइल करप्ट हो गई, कोई फाइल गायब हो गई, इस तरीके की जो साइन है कि वायरस आ गए, तो वायरस साइनिंग हो गई साहब, ठीक है। स्कैनिंग क्या होते हैं, स्कैनर होता है ना, अपन स्कैन करते हैं, वो स्कैनिंग होती है। तो यही बच गया, यही आंसर हो गया। अब इसका मतलब ये लिखा हुआ है ऊपर, ठीक। तो आप ये 4 ऑप्शन आप पढ़ लेंगे और आपको 5-6 साल के प्रश्न देखेंगे तो ये आपको उत्तर उसमें भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो उत्तर सी फिशिंग, ये बता चुका हूं, ठीक। ये एक सर्च इंजन है। जितने सर्च इंजन है, जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितने एआई वाली चीजें आप पढ़ लेना, ये प्रश्न आते हैं कंप्यूटर से, ठीक है। सर्च इंजन है। एक बार कोई चाइना का आ गया था यार, मैं नाम भूल गया, अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया था वो, तो आएगा जब बताऊं। इमिटेशन गेम,
ये इसमें अपनी महारत नहीं है भाई साहब, अपन हाथ खड़े करते हैं। ठीक, इमिटेट द ट्यूरिंग टेस्ट। ठीक है, ये इसका आंसर है। इमिटेशन गेम द ट्यूरिंग टेस्ट का मूल नाम है। इसे 1950 में एलन ट्यूरिंग ने प्रस्तावित किया था। ठीक, क्या क्या पढ़ लेना चाहिए आपको? एआई पढ़ना चाहिए, चैट जीपीटी पढ़ लेना, इससे आते हैं, आने की संभावना है मेरे को। जैसे जेमिनाई किसका है ना, चैट जीपीटी है, अलग अलग उसके, ये आईफोन का है, ठीक, एप्पल का। ट्विटर के देखो पिछले 2025 के पेपर में बताया था मैंने। आप अब धीरे धीरे जितने लोग मेरे धीरे धीरे वीडियोस देखते जाएंगे उनको लगेगा कि मैं बात तो ऐसे ही बहुत हल्के में करता हूँ, पर ये भी कंफर्म है कि बात काम की करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैक डोरसी मैंने बताया, ये प्रश्न आया था 25 में। एप फेसबुक, एप भी लिखा है, भी एप मत समझ लेना। ठीक है, जॉन मैकार्थी कौन है भाई? एआई के जनक है। एक आध में आपको ये मिलेगा प्रश्न, देख लेना। हम एक आधे एग्जाम में जाएंगे तो वो भी मिलेगा, एआई के जनक हैं। ठीक, इनका आप सर्च कर लेना, मुझे नहीं पता। जैक डोरसी ट्विटर के फाउंडर हैं, इनके सह संस्थापक भी आप लोग पढ़ लेना, मैंने पहले ही बोला था, पढ़ लेना, आए ना आए देख लेना। भाई साहब जैक डोरसी अब एक्स हो गया है, ट्विटर अब एक्स हो गया है, ये संस्थापक है। ठीक है, 22 में एलोन मस्क साहब ने इसको खरीद लिया है। ठीक, ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या होना चाहिए? ई गवर्नेंस क्या है? ये ई गवर्नेंस पिछली बार आया था ना, ई गवर्नेंस योजना वाला, तब भी मैंने समझाया था ई गवर्नेंस क्या है। या आप, मैं ये भी बोला था कि इसकी डिटेल आप पढ़ लेना, कब से शुरू हुआ, स्वान बताया था। तो वही सब चीजें रिपीट ही तो है, रिपीटेशन है। अब अपन बात करें तो ये है इसमें लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन। ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए इसमें? लोग, प्रक्रिया, संसाधन होना चाहिए, ये गवर्नेंस है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं। देखो ये भी मैंने बताया था, ये भी मैं बता चुका हूं कि सोशल मीडिया में क्या क्या पढ़ना है, और ये मैंने बाद में बताया था, मेरे को याद आ गया है। आप मेरे पुराने वीडियोस देखो, जब जब आप लिंक करोगे एक देखने के बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये मतलब मजा आ रहा है, पढ़ने में ही मजा आ रहा है आप लोगों को, और मुझे पढ़ाने में ही मजा आ रहा है। हालांकि मैं मेरे ऑफलाइन जब पढ़ाता हूँ तो और मजा आता है। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये लिंक्डइन है, इसके बारे में बता चुका हूं। मैंने ये भी बताया था कि भाई आप इस पे प्रोफाइल भी बना सकते हो, बनाना भी चाहिए, बाकी चीजें तो ठीक है। अब देखो इसका सोशल जो है, ये अपन पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ लेना है इनको डिटेल। लिंक्डइन, लिंक्डइन क्या होता है? इस पे एक प्रोफाइल बनते हैं। ऐसे मान लो कि मुझे एक पेशा करना है, तो अपनी प्रोफाइल बना दो कि मेरी ये क्वालिटी है, पर कोई हायर कर सकता है किसी को। इसमें जॉब वो भी देते हैं ऑफर, ऐसा अच्छी अच्छी चीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है एआई, बताया मैंने। तो कौन कौन सी शाखाएं अपन देखते हैं। मशीन लर्निंग है एक शाखा, ठीक है, ये एक प्रमुख शाखा है। एमएल में कंप्यूटर्स को डेटा सीखने की आती है। अब इसकी और शाखाएं आप लोग खोज लो। ठीक है, तो डीप लर्निंग हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गई। क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग। एक फेक डीप भी चलता है, जो किसी का पोस्टर फोटो लगा लगा के उसका मिसयूज भी होता है। रोबोटिक्स भी होता है इसमें, है ना। कंप्यूटर विजन भी होती है एक शाखा इसकी, कंप्यूटर विजन। ये शाखाएं आप पढ़ लेना, इजीली मिल जाएंगी। हाँ, अब देखो एमपीईजी
आप जेपीईजी, जेपीजी, पीडीएफ, ये सब आपसे अब आप कहीं कुछ अपलोड करते हैं, फोटो अपलोड करते हैं या कोई फॉर्म के लिए आवेदन करते हैं, तो ये सारी चीजें आती हैं कि नहीं आती हैं, है ना। तो ये क्या है, मूविंग पिक्चर ग्रुप है ये, ठीक है। इसका काम क्या है कि एमपीईजी का पूर्ण रूप है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है। यह ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड करता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, ठीक है। अब मैंने ऐसे बोला ना जेपीजी, जेपीईजी, इनकी फुल फॉर्म, पीडीएफ, पीडी, पेन ड्राइव, इन सब के आप फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो आप इसका क्या करना, पता कर लेना। दूसरा इसमें हाँ ये ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या दिया इसने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इंटरनेट के क्षेत्र में W3C क्या है, WWW क्या है, सी इसमें ये पूछ रहा है, तो आप देख लो, ठीक है। इसमें ये भी एक इंटरनेशनल एक संगठन है, कंसोर्टियम, इसका ये आंसर है कंसोर्टियम। ये क्या करता है कि इंटरनेशनल वेब के लिए मानक सेट करता है। जैसे एमपीईजी क्या करता है, वो भी आपके ऑडियो और वीडियो के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है, और ये इसके लिए स्टैंडर्ड सेट करता है, ठीक है। अब मैं आपको हमारे हो गए क्या पूरे प्रश्न, सफलता की शुभकामनाएं, मेहनत, स्मार्ट स्टडी इक्वल टू सफलता, और इसमें मेरा नाम और जोड़ो यार, तब तो सफलता मिलेगी, ऐसे कैसे मिल जाएगी ठीक, मतलब हाँ प्रॉपर गाइडेंस भी होना चाहिए, तो इसमें एक प्रॉपर मार्गदर्शक। देखो मार्गदर्शक से मैं अंत में आपको एक बहुत अच्छी बात बता के जाता हूँ, कि जो अंत तक वीडियो देखेंगे उनको पता चलेगी कि आप ये हमेशा याद रखें कि मार्गदर्शक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी जो क्षमताएं हैं किसी भी व्यक्ति की, उन क्षमताओं को निखारने का काम मार्गदर्शक का होता है। आप अगर देखेंगे एकलव्य भी बहुत बड़े धनुर्धर हुए, अर्जुन भी बहुत बड़े धनुर्धर हुए, कर्ण भी बहुत बड़े धनुर्धर हुए, और अश्वत्थामा भी हुए, और भीष्म पितामह भी हुए। ये सभी लोग महाभारत के पात्र हैं, और इनके गुरु कुछ के अलग अलग हैं, कुछ के एक ही गुरु हैं, लेकिन उनके तरीके अलग अलग हैं। तो मैं किसी भी तरीके को ये नहीं कहूँगा कि ये तरीका गलत है, बस मैं ये चाहूँगा कि आप अपने रास्ते पर सही तरीके से चलें, और समय को देखते हुए आपके पास जितना टाइम है उस हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाएं। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।